तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। मैं आपको कुछ ऐसी बातें गोपाल सेठी जी माननीय भूतपूर्व खासदार जो आपको बैंकों में क्या चल रहा है और जगह पे क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या हम निकालेंगे, उसका चार्ज भी आपसे लेंगे। ये व्यवस्था का भाग है। म्यूनसिपालिटी के लोगों ने गुस्सा निकालने के लिए वो 7 बजे सारे 3-4 वार्ड का पुलिस ये वो सब बुलाकर तोड़ के करोड़ों रुपए का उसका नुकसान कर दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। अब ये गया हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट के जज एकदम भड़क गए पहले दिन, बोले ये कैसा हो सकता है, ऐसा एकदम भड़क गए। घर में जब बच्चे मस्ती करते हैं तो माँ क्या कहती है, पप्पा ने आवा दे संजय, पप्पा ने आवा दे संजय। और पप्पा जब शाम को आते हैं तो कोई कारण से मम्मी और पापा का एक मत हो जाए तो मम्मी पापा दोनों बच्चे पे भड़क जाते हैं। बच्चा भी पागल हो जाए, सवारे तो आओ वो तो हम के थे कोई एकदम। तो एक बार कोर्ट भड़क गई, ऐसा कैसा हो गया। बाद में हाई कोर्ट फिर स्लो हो गया और वो केस चलता था। आज दूसरे केस में बहुत अच्छा जजमेंट आ गया। इस प्रकार के बहुत सारे केस चलते हैं। एक केस में बहुत अच्छा जजमेंट आ गया, वहां पर उन्होंने एंगल लगाया है, वो लेके आके दिखाया, देखो इसने परमानेंट एंगल का बनाया। अभी 45 फीट का हाइट है, जिसमें स्टूडियो का था, वो 400-450 लोग उसमें काम करते हैं। और वो सामने वाले ने फोटो बताया, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर लोग सब बैठते हैं, शूटिंग होता है। ये कोर्ट ने इतना हार्डली ले लिया तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, इतने बड़े बड़े लोग काम करते हैं, 400 लोग बोलते हो और एक एंगल की बात करते हो, आप एंगल की बात करते हो। एकदम कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को कहा कि 15 दिन में हमको इसका रिप्लाई दे दो, अब देखेंगे आगे क्या होता है। यानी कोर्ट ने आज इस प्रकार का एक निर्णय दे दिया और ऐसे समय पर निर्णय दिया। इस मुंबई शहर में आपकी जानकारी के लिए गए साल में घाटकोपर में सिर्फ एक होर्डिंग गिर गया। एक होर्डिंग गिरने से कितने लोगों की जाने गई। जान जाने के बाद में वो होर्डिंग वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया, जगह वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या ये लोकशाही है? वी आर ए क्रिएटर, वी आर नॉट ए डिस्ट्रॉयर। हम क्रिएट करने वाले लोग हैं, है ना, हम क्रिएट करने वाले लोग हैं। आपने तो कॉर्पोरेशन ने खुद लेना चाहिए, और कॉर्पोरेशन का एसओपी है, गाइडलाइन है, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, फायर का एनओसी लो, ये वो अमुक तमुक, यानी पूरा ठीक ठाक करके। आज जो शादी के मंडप में 1000 लोग अंदर रहेंगे, अगर वो मंडप गिर गया तो 1000 लोगों के जान का रक्षा कौन, जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन ये ऑफिसर इस प्रकार का मस्ती करते हैं, चलता है। मेरा शॉर्ट में कहने का पीछे का तात्पर्य ये था कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन बिजनेस सर्कल के लोग भी, मैं आपके ऊपर आ जाता हूँ, बिजनेस सर्कल के लोग भी सब बोलते हैं कि नहीं, सब ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। साहब ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। मोदी जी को संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं? रोज राहुल गांधी के साथ में झंझट करना पड़ता है, करવું પડે છે કે કેટલા વિપક્ષો છે બધા સાથે રોજ મગજમારી કરે છે। હા, મે મહિનામાં જ્યારે ઇલેક્શન હોય છે ત્યારે તડકામાં 40-44 ડિગ્રીના યુપી બિહારમાં ટેમ્પરેચર હોય છે, ત્યાં જઈને કેટલું પરેશાન થાય છે મોદીજી। કોના માટે? તમારા અને મારા માટે। એમના માટે તો છે જ નથી, આપણે જીવીએ છીએ, આપણે ધંધો કરીએ છીએ આપણા માટે, આપણા છોકરાઓ માટે, પણ એમને એ કોના માટે કરે છે? देश माटे करे छे। मारे टूक में एटलू समझावવાનું છે कि ये देश माटे करे छे, वो देश के लिए करते हैं, तो उनको भी तो परेशानी झेलनी पड़ती है। तो आपने और हमने क्यों सोचना चाहिए कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ऑटोमेटिकली। संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। आप जो भी क्षेत्र में है उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये सिस्टम के साथ में लड़ना झगड़ना संघर्ष करके आपको खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में भी हम सबको खड़ा करना है। छोटे छोटे लोगों को अगर हमको उनके पैरों पे खड़ा करना है तो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए फिर से वापस सिस्टम में बैठे हुए लोगों को आपको जाकर मिलना पड़ेगा। नगर सेवक को मिलकर बोलो भाई करो, ये प्रॉब्लम क्यों है, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। एमएलए साहब को बोलो मदद करो, एमपी साहब को बोलो मदद करो। कायदा है, सारी बातें हैं, लेकिन कायदे के हिसाब से अगर कोई ऑफिसर सुनता नहीं है तो वहां पर आपको मदद लेने के लिए ये नगर सेवक चुनकर देते हो, एक एमएलए चुनकर देते हो, एक एमपी चुनकर देते हो। तो जनता से मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि आप इनके पास से मदद लो। और मैं रोज ऑफिस में बैठता हूँ, आज भी MP नहीं होने के बाद में भी मेरा ये मत है कि लोगों ने मुझे वोट दिया है तो मेरे दरवाजे पे को आएंगे तो मैंने उसको मिलना चाहिए। और मैं बहुत ही गरीबी से आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि गरीब लोग अगर 100 रुपया रिक्शा का खर्चा करके आते हैं, मैं अगर उसको नहीं मिलूंगा तो कैसे चलेगा। जैसे मैं रोज बैठता हूँ, मेरी माँ का देहांत हो गया, मुझे लोगों ने कहा कि भाई कम से कम 3 दिन तो मत जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं पहले दिन दूसरे दिन ही गया। मैं बोला कोई मेरे ऑफिस में आकर चला जाएगा, उसको मालूम पड़ेगा कि इनका माँ का देहांत हो गया, 3 दिन नहीं बैठने वाले, सामने जिसका 100 रुपया रिक्शा का खर्चा हो गया ना, गुजराती में कैसे 2 दिवस पसी मरी गया और तो हमारा 100 रुपया तो खर्च था, मेरा सब ये मन में आ जाता ना, अरे आज ही मरना था, हम लोग बोलते हैं कभी आज ही मरना था। तो ये किसी के भी मन में ना आए, इसलिए मैं दूसरे दिन में बैठकर काम करता हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, आप थोड़ा लड़ो झगड़ो संघर्ष करो। भारत देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है आने वाली है, ये सारे लोग बताएंगे बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमको चाइना का चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, हमको अमेरिका का चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, नॉट इन एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। हम जो भी बनाएंगे उसको बेचने के लिए हमको बाहर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ का ये देश आपका जो भी माल आप बनाएंगे वो ले लेगा, इतनी ताकत हमारे पास है। लेकिन बीच का एक 10-15 साल इस प्रकार का चल गया, सब इम्पोर्टेड लाने का, और देश का सब नौकरी बंद हो गया, यहाँ का सारा रोजगार चला गया। मैं एकदम छोटा 1-2 एग्जाम्पल अगर आपको दे दूँ तो एक समय पे मुंबई में 36 मिल चला करते थे, कितना 36 मिल, आज 12 मिल चल रहा है, वो भी 50% में चल रहा है। लाखों लोगों का रोजगार चला गया मिल बंद होने से। ये रोजगार मिल बंद होने का कारण सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये विदेश भी चलता है। चाइना बहुत इतना तेजी से आ गया, उन्होंने सब यहाँ पर टेलर का धंधे में, उन दिनों में ऐसा अच्छा था, अभी तो बहुत पैसे है, लेकिन उन दिनों में लगता था कि एक बच्चा टेलर बने। लेकिन अपना मिल बंद होने से कपड़ा बनना बंद हो गया, कपड़ा बनना बंद हो गया तो टेलरिंग का भी जॉब चला गया। बीच के दिनों में सब चाइना से आने लग गया। हम लोग भी क्या दिलाए वो चाइना नुसे, टी-शर्ट क्या नो चाइना नुसे, और रेडीमेड ले लिया, टेलर का जॉब चला गया, मिल बंद पड़ गया, कामगार का जॉब चला गया। इस प्रकार से सब हमारे देश के लोगों का जॉब चला गया। इसलिए मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, मैन्युफैक्चरिंग करो, नई नया स्टार्टअप शुरू करो। सारी व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन व्यवस्था मोदी जी ने किया, बैंक में से लोन का व्यवस्था किया है, लेकिन वो बैंक वाला फिर वापस लोन देता नहीं। अब वो लोन देता नहीं, इसलिए आप कैसे लड़ोगे। आपको लड़ने के लिए फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम का आदमी ने आपको मदद करना चाहिए। तो इतना सारा ब्लॉकेज करके रखा है। बीच के दिनों में किसी ने पेपर में पढ़ा, RBI ने सर्कुलर निकाला, रिजर्व बैंक का कहना यह है, रिजर्व बैंक का चेयरमैन का, कि हम विदेश में जाकर लोगों को लोन देंगे। क्या बात है। એટલે આપણે એટલા બધા સુખી અને સંપન્ન થઈ ગયા, અહીંયા કોઈ પૈસા લેવા વાળા છે જ નહીં, કારણ બેંકમાં પૈસા બહુ પડ્યા છે, બેંકમાં પૈસા છે તો વિદેશમાં જઈને લોન આપવાના છે। હું બહુ ઈમાનદારીથી બહુ જવાબદારીથી કહું છું, मैं MP भी नहीं हूँ, मैं कोई बड़े पद पर भी नहीं हूँ। ये स्टेटमेंट आने के बाद में तुरंत RBI के चेयरमैन को बुला लेना चाहिए था। क्यों भाई, अपने देश में क्या लोन लेने वाले लोग का कम है लोन लेने वाले। लेकिन कोई पॉलिटिशियन की तो बात छोड़ दो, वर्तमान पत्र के लोग उसके बारे में 4 लाइन का आर्टिकल लिखा नहीं है। यहाँ देश में लोगों को पैसा चाहिए, आप क्यों जाते हो। एक लास्ट बात बताकर पूरा करूंगा। ये बात इसलिए बताता हूँ कि ये इनमें बैठे हुए लोगों में से कम बिजनेस कैटेगरी के लोगों ने मेरी बात को उठा लेना चाहिए आप लोगों से। इस सिस्टम के लोगों ने क्या व्यवस्था खड़ा कर दिया मालूम आपको। बैंक में पैसा है, मोदी जी बोलते हैं लोगों को पैसा दो, धंधा करने दो। इन्होंने NBFC चालू कर दिया। NBFC ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान का काम करते हैं। मुझे मोदी जी ने फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना दिया, फाइनेंस कमेटी का। अब जिस दिन से बनाया उस दिन से मेरे दिमाग में नहीं आएगा मुझे फाइनेंस कमेटी का क्यों मेंबर बनाया, क्योंकि मैं तो नॉन एजुकेटेड आदमी हूँ। मैं लोगों के बीच में पढ़कर मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया, लेकिन मेरे पास डिग्री तो नहीं है। तो फाइनेंस कमेटी का मेंबर क्यों मुझे बनाया,
तो मुझे बाद में पता चला कि इसलिए बनाया कि मैं खुलकर बोलूँ लोगों की बात। मैं सामान्य लोगों की बातें सुनता हूँ तो खुलकर बोलूँ। अभी बैंक वाले क्या करते हैं, 6% 7% में NBFC वाले को लोन दे देते हैं। इनको 10-20 लोगों के पास घूमने की आवश्यकता है, एक आदमी को पैसा दे देते हैं, वहाँ से उनको इंटरेस्ट आसान से बैठकर बैंक वालों को आ जाता है, इनको मेहनत कुछ करना ही नहीं पड़ता है। NBFC वाला यही बैंक का पैसा लेकर 12%, 15%, 20%, 20% में लोन देते हैं। मैंने फाइनेंस कमेटी में पूछा कि कोई भी आदमी अगर धंधा करता है तो उसको मैक्सिमम 15% वो कमाता है, वो 15% अगर इंटरेस्ट ही आप ज़्यादा ले लोगे तो कमाएगा क्या? तो हम क्यों नहीं उसको बैंक, नेशनल बैंक डायरेक्ट उनको 6% 9% में लोन क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों आपको NBFC वाले को देते हो, क्यों देते हो? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए सामान्य आदमी खड़ा हो नहीं पाता है। व्यवस्था सब है, उसके पास हुनर सब है। ये विश्वकर्मा समाज के लोग, आप इनको कुछ भी दे दो ये बना के दे देंगे आपको। इनको भगवान ने दिया है, हर आदमी को कुछ ना कुछ दिया है, कला दिया है, लेकिन आगे का जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो होता नहीं। पटेल साहब की जानकारी के लिए जब मोदी जी ने विश्वकर्मा समाज को लोन देने का तय किया तो पहला मीटिंग मैंने यहाँ पर आकर लिया। विश्वकर्मा समाज के लोगों को बोला चाहे वो आप आगे बढ़ो, ताली बजाने में अपना जीवन पूरा हो जाएगा। ताली बजाने का, सुबह उठ के भारत माता की जय बोलने का, रात को सोने के समय वंदे मातरम बोल के सो जाने का। ताली क्यों बजाया आपने? ताली आपने तब बजाना चाहिए जब विश्वकर्मा के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम हमने किया, 50 लोगों को लोन मिला, 25 लोगों का धंधा चालू हो गया। कुछ हम तो उसके बाद में आगे बढ़े नहीं, हम तो आगे बढ़े नहीं, है ना? तो कायदा बनता है, कानून बनता है, व्यवस्था की जाती है दिल्ली से, लेकिन नीचे तक वो पहुंचता नहीं है और सपोर्ट मिलता नहीं है और सामान्य आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। ये आज की वास्तविकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आने वाले दिनों में 50-100 लोगों का, जिनको सचमुच स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों का मीटिंग लेकर एक गवर्नमेंट के ऑफिसर को भी हम यहाँ पर बुलाएंगे, एक बैंकर को भी चाहिए तो बुला लेंगे और यहाँ पर मीटिंग करके सारा फैसला हो जाएगा, वो हमने करना चाहिए। देखिए ये डिजिटल में बहुत बड़ा ताकत है, पूरा इधर मीटिंग करने का, गोपाल शेट्टी का भी भाषण करवा लेने का, वो बैंक वाले का भी जवाब दे देने का, तो पूरा करके मोदी जी को एक छोटा वीडियो भेज देने का भेज देने का और ये सारे लोगों को बोल देने का हम ये वीडियो भेजने वाले हैं ऊपर, आप महीना 2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो कहने का मतलब है कि होगा, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों को एक आदत ये लगी है कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा, हम सबको हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, ठीक है? आप हलाइए, तो जो कुछ मेरा आपको सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कहूँगा ऑफिसरों को बुलाओ, उसको कौन से भाषा में बोलने का आप लिख कर दे तो मैं बोलूँगा उसका चिंता आप मत करिए, मैं बोलूँगा। तो ये करिए और एक बार मैं हसमुख भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुद्रा बैंक लोन, हाँ जी, मुद्रा बैंक लोन भी नहीं देते बैंक वाले, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन। मैं वही कहता हूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करके हमको लेना पड़ेगा, है ना? मोदी जी बोलते हैं सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, बराबर? मोदी जी पैसा देकर कितने लाखों लोगों को घर बनवा दिया। अब ये हाउसिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने फाइनेंस कमेटी में बात किया है, इट इज ए सेक्योर्ड लोन। अगर समझो 300 फुट का घर ये हमारी बहन लेती है तो बोर्डिंग में अगर समझो 60 लाख रुपए में 70 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिलता है, 20 लाख रुपए अपना खुद का लगाती है। बैंक का तो कितना 40 लाख रुपए हमने ले लिया, उसने घर ले लिया और 1 साल में कुछ ना कुछ वो पैसा भी बैंक को भर देती है। ओके, तो आपने जो लोन लिया था वो नीचे आ गया और आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। जो 60 लाख का फ्लैट था वो 1 साल में 60 लाख का तो पक्का होता है, तो आपका एसेट वैल्यू बढ़ता है। तो इट इज ए 100% सेक्योर्ड लोन, 100% सेक्योर्ड लोन, लेकिन लोग देते नहीं है, बैंक वाले पैसा देते नहीं है और सामान्य आदमी खड़ा हो ही नहीं पाता है। फिर वो गरीब आदमी अगर आज झोपड़े में रहता है तो उसका बच्चे का भी शादी के बाद में उसको एक झोपड़ा ही लेना पड़ता है, वो 300 फुट का घर ले नहीं पाता है। इट इज अ फैक्ट ऑफ द स्टोरी, ये फैक्ट है। तो इन सारे बातों पे काम करने के लिए तैयार हो जा,
मैं भी थोड़ा पहले से थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो मैं आप लोगों को मदद करूँगा। फिर एक बार मैं पटेल साहब और उनके सभी साथी जो भी यहाँ पर आए उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे देरी हो गई आने में, क्यों हुआ वो भी मैंने आपको कारण बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सब इधर इकट्ठा होकर बैठे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। मुझे लगता है इसके बाद में कार्यक्रम है और नहीं दूसरा बड़े लास्ट। तो थैंक यू, भारत माता की जय।